जय हिंद एवरीवन। इस सेशन में हम बात करेंगे कि धारा 498 ए क्यों लागू किया गया था, इसकी क्या आवश्यकता और इसे क्यों भविष्य में एक उत्पीड़न के रूप में देखा जा रहा है। जैसा कि पुरुषों के साथ हो रहा है, थोड़ा सा भी कुछ होता है पति पत्नी में विवाद तो तुरंत ही धारा 498 ए लगा दिया जाता है। तो उसी के क्रम में हम पहले ये जानेंगे कि धारा 498 क्यों लागू की गई। जैसा कि 1980 के दशक में दहेज और हत्याओं और घरेलू हिंसा के बढ़ते मामलों की पृष्ठभूमि में आईपीसी में धारा 498 जोड़ी गई थी। इसका उद्देश्य शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न, दहेज से संबंधित दुर्व्यवहार, विवाह के अंदर जबरदस्ती, हिंसा, पीड़ित महिला एवं कानूनी को सुरक्षा प्रदान करना था। तो कहने का तात्पर्य है कि इसको दहेज उत्पीड़न से शारीरिक, मानसिक दुर्व्यवहार, जबरदस्ती, हिंसा, कुछ इस तरीके से जो महिलाओं के साथ हिंसा होगी उनको जो है सुरक्षा प्रदान करने के लिए धारा 498 ए लाया गया है। हालांकि वर्तमान में इसका काफ़ी दुरुपयोग देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि अब इसका जो है कितना और किस प्रकार से दुरुपयोग हो रहा है, इस पर चर्चा करेंगे। हमने ये तो जान लिया कि क्यों लागू किया गया, अब ये जानें कि इसका दुरुपयोग किस तरीके से बढ़ता जा रहा है। इसका पहला हमारा पॉइंट बढ़ता दुरुपयोग। वैवाहिक विवादों में वृद्धि के साथ पति और परिवार के खिलाफ व्यक्तिगत प्रतिशोध के लिए प्रावधान का दुरुपयोग करने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे जो है व्यक्तिगत, अगर पति पत्नी में कुछ विवाद नहीं है तो वे अच्छे से रहते हैं। कभी कभी कुछ प्राइवेसी और निजता को लेकर व्यक्तिगत मैटर हो जाता है, तो वो क्या होता है कि अगर पति पत्नी में थोड़ा सा कोई विवाद है तो वो है जो है माता पिता, फैमिली, सबको लपेट लेते हैं, सबको जितने रिश्तेदार हैं। क्योंकि इस सेक्शन में ये सिस्टम है कि अगर महिला के साथ क्रूरता होता है तो पति के माता पिता, भाई बहन, रिश्तेदार, फ्रेंड, यहाँ तक सबको भी उसमें जोड़ दिया जाता है क्रूरता के रूप में कि वो भी इन्होंने अत्याचार किया है। तो ये जो है इनका दुरुपयोग है जो कि बढ़ता जा रहा है। वित्तीय लाभ के लिए दबाव। वैवाहिक विवादों में पैसे ऐंठने या लाभ उठाने के झूठे मामले दर्ज किए जाते हैं। जैसा कि हाल ही में युजवेंद्र चहल जो क्रिकेटर है उनके मामले में एलिमनी के रूप में, जैसा कि न्यूज़ में देखने को मिलता है कि 60 करोड़ रुपए, ठीक ऐसे ही कई मामले हैं जहाँ पे मोटे रकम ऐंठने का दबाव बनाया जाता है। अतुल सुभाष वाले केस में भी इस तरीके से देखने को मिला था कि वहाँ पे मंथली जो है पैसे लिया जा रहा था, बाद में फिर केस को सेटलमेंट करने के लिए इकट्ठा भी पैसे लिया जा रहा था। तो इस तरीके से झूठे दबाव लगाकर पति को डरा धमकाकर, परिवार को डरा धमकाकर वित्तीय लाभ उठाया जाता है और उसमें पति का या फिर कहें तो पुरुष का शोषण होता है। तो ये जो है हमारा 2 पॉइंट हो गए कि इसकी प्रवृत्ति जो है दुरुपयोग के साथ व्यक्तिगत प्रतिशोध के लिए बढ़ती जा रही है और वित्तीय लाभ के लिए भी ये बढ़ता जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अस्पष्ट आरोप। प्रायः विशिष्ट विवरण या साक्ष्य के बिना अस्पष्ट एवं सामान्यीकृत आरोप लगाए जाते हैं, जिससे कानूनी प्रक्रियाओं का दुरुपयोग होता है और निर्दोष परिवार के सदस्यों को परेशान किया जाता है। अस्पष्ट आरोप का मतलब है कि जहाँ पर आरोप स्पष्ट ना हो, जहाँ पर जिससे कि कोई अगर मैटर हो गया, पति पत्नी में खाने को लेकर विवाद हो गया, तो पत्नी जो है अपने ससुराल जाती है, फिर मायके में रह के भी वहाँ पे जाती है, तो थोड़े से मैटर में बड़े लंबे चौड़े केस दर्ज करा देती है, मारपीट, दहेज उत्पीड़न का, चाहे वो उनके साथ ऐसा कुछ हुआ हो या ना हुआ हो, कपड़े फाड़ लेना और शरीर पे खुद के चोट के निशान बना लेना। तो इस तरीके से दिखाना कि हमारे साथ मारपीट हुआ है और शोषण हुआ है, क्रूरता की गई है। कुछ इस तरीके से अस्पष्ट आरोप लगाकर जो निर्दोष परिवार होते हैं जिन्होंने कुछ नहीं किया है उनको काफ़ी परेशान किया जाता है। इसमें हमारा दूसरा पॉइंट है सामाजिक और मनोवैज्ञानिक क्षति। घरेलू हिंसा के आरोपों से जुड़े कलंक के कारण आरोपी के लिए गंभीर परिणाम हो सकते हैं, भले भी अंततः बरी हो जाए। अब कोई अगर रेपुटेटेड फैमिली है तो अगर इस तरीके से कोई स्त्री किसी पुरुष पर, फैमिली पर इस तरीके से दहेज को लेकर लगा देती है क्लेम कि मारपीट हुआ है, तो वो जो है सामाजिक छवि खराब होती है। कल को अगर उनके घर में कोई लड़की या फिर लड़के की शादी होगी तो वहाँ पे रिश्ता टूटने की संभावना रहती है, समाज में छवि खराब हो जाएगी कि उन्होंने तो दहेज के लिए अपने बहू या फिर
जो भी कहें, बेटी को भी नहीं छोड़ते हैं, इस तरीके से वो लोग हैं। तो यहाँ पे एक छवि खराब होती है सामाजिक तरीके से, समाज में नाम खराब होता है, ताकि चल के उन्हें दुष्परिणाम देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा तत्काल गिरफ्तारी। हम इसमें दुरुपयोग की बात कर रहे हैं। तो तत्काल गिरफ्तारी के मामले में क्या होता है, कुछ मामलों में तत्काल गिरफ्तारी के प्रावधान दुरुपयोग का आरोपी पर सिद्ध होने के पहले दबाव बनाने के लिए किया जा सकता है। अगर महिला जो है घर पे किसी बात को लेकर अनबन होती है, महिला थाने गई, वहाँ पे बताई कि हमारे साथ क्रूरता हुआ, मारपीट हुई, इस तरीके से मुझे जलाने का प्रयास किया गया, भले ही वो स्पष्ट और झूठा आरोप हो, वहाँ पे तत्काल प्रभाव से पुरुष को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अब भले ही उसने किया हो या ना किया हो, अब वो पुरुष की जिम्मेदारी बनती है कि वो साबित करे कि उसने इस बार केस कृत्य नहीं किया है। अब भले ही वो किया हो या ना किया हो, तो वहाँ पे साबित करना पड़ेगा कि उसने नहीं किया है। अगर नहीं किया है तब तो ठीक है, अगर वह साबित नहीं कर पाता है तो दोषी सिद्ध हो जाएगा। तो यहाँ पे तत्काल गिरफ्तारी का प्रावधान जो कि गलत है। यहाँ पे बाकायदे जांच होनी चाहिए, पूरी प्रक्रिया होने के बाद गिरफ्तारी को देखना चाहिए। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है इसमें पॉइंट नैतिकता और ईमानदारी। कानूनी प्रावधानों का दुरुपयोग नैतिक चिंताओं को जन्म देता है और कानूनी कार्यवाही में ईमानदारी को महत्व को उजागर करता है। तो इसमें क्या है कि कानूनी जो प्रावधान होते हैं उसका दुरुपयोग काफ़ी देखने को मिलता है और यह ईमानदारी को भी महत्व उजागर करता है। अब जब क्रूरता से संबंधित मामले कोई आएगा, धारा 498 IPC की बात करें हम, वहाँ पे जो है अगर महिला ने कंप्लेन कर दिया तो वहाँ पे बिना किसी वजह के तत्काल प्रभाव से गिरफ्तारी करने की कार्रवाई शुरू हो जाती है और पुरुष को जो है एक अपराधी के रूप में देखा जाने लगता है। तो वहाँ पे जो है दुरुपयोग काफ़ी हो रहा है, नैतिकता का हनन हो रहा है। अगर बाकायदे प्रक्रिया की जांच हो तो वहाँ पे जो है क्लियर हो सके कि उसने किया है या नहीं किया है। तो वहाँ पे जो है व्यक्ति के अधिकारों का भी हनन होता है, पुलिस के अधिकारों का भी पता चलता है और उनके महत्व को भी देखा जाता है। इसमें एक क्रम में हमारा नेक्स्ट पॉइंट यही है कि अगर व्यक्ति जब गिरफ्तार होता है, अगर कोई कानूनी कार्यवाही होती है तो सबसे पहले जांच होनी चाहिए। जांच के बाद ये पता लगाना चाहिए कि उसने क्रूरता की है या नहीं की है। अगर उसने क्रूरता की है तो जाहिर सी बात है सज़ा मिलनी चाहिए। अगर उसने नहीं किया है तो जांच होने के बाद उसको तब सज़ा मिलनी चाहिए। इसमें जो है महिलाओं को अत्यधिक वरीयता दी गई है कि महिला ने अगर बोल दिया कि उसके साथ क्रूरता हुई है, मारपीट हुआ है, शोषण हुआ है, तो वहाँ पे डायरेक्ट जो है पति को अपराधी घोषित कर दिया जाता है। तो ऐसा न करते हुए बाकायदे पूरी प्रक्रिया की जांच होनी चाहिए निष्पक्ष रूप से। उसके बाद जो है गिरफ्तारी होनी चाहिए ताकि दोनों पक्ष को न्याय मिल सके और वो दोनों पक्ष संतुष्ट हो सके। अगर जो गलत है, अपराधी है, तो अपराध को सज़ा मिलना चाहिए। अगर महिला ने झूठा क्लेम किया है तो महिला को भी इसकी सज़ा मिलनी चाहिए। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा।